हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको बच्चों पता है कि 9 जून 2025 से हमने एक प्रारंभ सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने 150 डेज का टारगेट रखा है कि अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का हम फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने इस प्रारंभ सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन करें बेटा। ये यूट्यूब पर रहने वाली है पूरी तरीके से। इसमें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और 9 जून से ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सो बेसिकली मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हम क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के अंदर ही सीरीज को लेके आए हैं और 150 डेज के अंदर हम दोनों ही यानी कि क्लास 11th और क्लास 12 का अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 12th बोर्ड के अंदर। तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है। कोई फालतू बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 3। अब आप बोलेंगे सर लेक्चर नंबर 1 और 2 कहां है? तो प्लेलिस्ट में जाना बेटा। प्लेलिस्ट में आपको एक प्रारंभ सीरीज क्लास 11th बिजनेस स्टडीज नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको नाम वापस से बता देता हूं। प्लेलिस्ट में जाना है, प्रारंभ सीरीज क्लास 11th बिजनेस स्टडीज नाम से आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को रिवाइज करें, साथ के साथ नोट्स बनाएं। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ें। देन आप इस लेक्चर नंबर 3 के ऊपर स्विच करें। क्लियर है बेटा? तो आज हमारा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 3। तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को समझने की कोशिश करी थी कि आखिर बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, जिसमें हमने बिजनेस की डेफिनेशन को समझा कि बिजनेस एक उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है जो हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसे हम बिजनेस कहते हैं। देन हमने उसके बिजनेस एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है, रिस्क एलिमेंट फैक्टर वहां पे रहता है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हम करते हैं। ये 2 टॉपिक्स हमने पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। देन जो थर्ड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन, बिजनेस रिस्क और कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ये तीनों टॉपिक्स हमने पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि वो क्या क्या फैक्टर्स है जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखने चाहिए। बिजनेस रिस्क क्या होता है ये हमने बातचीत करी थी, और बिजनेस रिस्क किन किन कारणों की वजह से अकर होता है ये हमने समझने की कोशिश करी थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं बेटा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट में जाएं और उन दोनों लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और साथ के साथ उसके नोट्स बनाएं। आज का जो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है उसमें हम 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो आपको यहाँ पे F नंबर पे दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। और एक लास्ट टॉपिक आज के इस लेक्चर का हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या आखिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आज के हमारे ये 2 टॉपिक्स रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बेटा? और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है प्रारंभ सीरीज की बेटा तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करते रहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक का मतलब समझिए कि हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो बिजनेस को रन कर रहा है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब आप कहेंगे सर बिजनेस का तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन हाँ, ये ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है कि सिर्फ बिजनेस को रन करने का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। तो मॉडर्न आइडियोलॉजी क्या है वो हम अभी आगे फर्दर इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। अब जो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस,
इसमें हमें समझना है कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो बिजनेस रन कर रहा है, उसके पीछे आखिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके पीछे उसका एम क्या है, उसके पीछे उसका गोल क्या है। तो हमें वो यहां पे अब समझने हैं। तो सबसे पहला जो हमें ऑब्जेक्टिव समझना है बेटा बिजनेस का, वो होता है बेटा प्रॉफिट अर्न। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न। ये आपको समझना है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, तो सिर्फ अकेला ये ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हाँ दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ओके, प्रॉफिट अर्निंग। अब प्रॉफिट अर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आता है। आप देखिए बेटा कि एक ही प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आप डिओड्रेंट का एग्जांपल लेते हैं तो बहुत सारे कंपनी के डिओड्रेंट्स मार्केट में चल रहे हैं। सोप का आप एग्जांपल लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, हाँ या ना। शूज का आप एग्जांपल ले लीजिए, कार का आप एग्जांपल ले लीजिए, कॉस्मेटिक्स का आप एग्जांपल ले लीजिए, जो आपके लेज वगैरह जो चिप्स वगैरह होते हैं ना, जो पोटैटो चिप्स वगैरह होते हैं, उसके आप एग्जांपल्स ले लीजिए। तो कितने सारे एक ही तरीके के प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी उसे सेल कर रही है, हाँ या ना। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, यानी कि गला काट कंपटीशन है। तो इस तरीके के कंपटीशन में प्रॉफिट अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट बाद में आता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बेटा सर्वाइवल का। कोई भी अगर बिजनेस ओनर बिजनेस को रन कर रहा है तो सबसे पहला उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस तगड़े कंपटीशन वाले मार्केट के अंदर वो अपने बिजनेस को क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। सर्वाइवल इज द डिफिकल्ट टास्क, सर्वाइवल इज द प्राइमरी टास्क। एक ही तरीके के प्रोडक्ट 10 तरीके की अलग अलग कंपनीज सेल कर रही है, और अगर ऐसे खतरनाक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर दिखाना और बनाना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आएगा। आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग की जो आइडियोलॉजी है वो बाद में आती है। इस तगड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट अर्निंग का कॉन्सेप्ट बाद में सोचना है। पहले आपको सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि इतने तगड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को अलग और बेहतर कैसे दिखाएं कि हम इस तगड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव कर। तो सर्वाइवल इज द प्राइमरी टास्क, देन उसके बाद प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब मान के चलिए कि आपने अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाते हुए या दिखाते हुए लोगों के सामने पेश किया, तो जाहिर सी बात है आप सर्वाइव भी कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इस सर्वाइवल के बाद आता है बेटा प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट। जाहिर सी बात है अब आप क्या कमाना चाहेंगे, प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, क्योंकि बिजनेस की मेन प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, हाँ या ना। भाई प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, और जब आप प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तब आपके बिजनेस को क्या मिलेगी बेटा, ग्रोथ मिलेगी। अब सर यहां पे ग्रोथ का मतलब क्या है? तो ग्रोथ का मतलब है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करना मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करना। जैसे मान के चलिए कि मेरा एक बिजनेस है, वो सिर्फ कोटा के अंदर खुला हुआ है, यानी कि मैं कोटा राजस्थान से आपकी क्लास ले रहा हूं, सिर्फ मेरा बिजनेस कोटा में है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा बिजनेस बूंदी में भी हो, तो मैंने अपना बिजनेस बूंदी में भी रन किया, तो मैं अपने बिजनेस को क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे राजस्थान से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो मेरा बिजनेस अभी राजस्थान में चल रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश तक भी अपने बिजनेस को फैलाऊं, तो मैं ये क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं अपने बिजनेस को, और इस बिजनेस को एक्सपेंड करना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। पिछले साल मैंने 1 करोड़ का टर्नओवर अर्न किया था, या 1 करोड़ का मैंने प्रॉफिट अर्न किया था। इस साल मैं चाहता हूं कि मैं 2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करूं। ये क्या होती है, ग्रोथ होती है। अपनी सेल्स को बढ़ाना न्यूमेरिकल टर्म्स में, अपनी ब्रांचेस को अलग अलग जगहों पे सेटअप करना, अपने एम्प्लॉइज के टर्नओवर रेशियो को कम करना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट निकालना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना लोगों को, ये सब ग्रोथ कहलाती है। लेकिन ग्रोथ बाद में होगी, उससे पहले प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस में चलेगा स्टेप बेटा। सबसे पहले आपको इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइवल का, है ना, सर्वाइवल का जुगाड़ बिठाना पड़ेगा कि पहले आप सर्वाइव कैसे करें। सर्वाइव के बाद आप प्रॉफिट अर्निंग के बारे में सोचेंगे, और जब आप प्रॉफिट अच्छी तरीके से अर्न करने लग जाएंगे तो आप अपने बिजनेस को क्या करेंगे, ग्रोथ देंगे। ग्रोथ कैसे देंगे, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, नए नए स्टेट्स में ब्रांचेस ओपन करेंगे, सेल्स को बढ़ाएंगे, टर्नओवर रेशियो को कम करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा निकालना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देना है, ठीक है। तो वो चीजें क्या कहलाएगी, आपकी ग्रोथ कहलाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो कि क्या है बेटा, प्रॉफिट अर्निंग। बात समझ में आई है नहीं आई आपको, हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। चीजें क्लियर है बेटा? तो दिस इज दी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ये बात ध्यान रखना। अब
ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी क्या थी बेटा कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन अभी जिस तरीके का कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जहां पे लगातार लोगों के टेस्ट में बदलाव आ रहा है, रोज लगातार कंज्यूमर जो है नई नई चीजों को कंज्यूम करने के लिए तैयार बैठे हैं, पुरानी चीजें बहुत जल्दी ओल्ड हो जाती है, आज जो आया वो कल पुराना हो जाएगा। जैसे मोबाइल फोन में देखिए बेटा, मोबाइल फोन में डेली बेसिस पे नए नए फोन लॉन्च हो रहे हैं, किसी के अंदर ये मेगापिक्सल्स कैमरा है, किसी के अंदर ये सॉफ्टवेयर है, किसी के अंदर ये प्रोसेसर है, किसी के अंदर ये क्वालिटी है। तो कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये टेक्नोलॉजी का, हाँ या ना। तो अभी के टाइम पे बिजनेस का सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, सेकंड ऑब्जेक्टिव है बेटा बिजनेस का इनोवेशन करना। बिल्कुल, इनोवेशन अगर आप नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट के अंदर तो आप मार्केट में पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। अगर आपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव नहीं किया, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर आपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव नहीं किया, लगातार इनोवेशंस आपने नहीं किए, तो आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बिठाना है। आपको लगातार अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन्स का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा इसका मोबाइल फोन का। अगर आप मोबाइल फोन देखते हैं बेटा तो आप देखिए डेली बेसिस पर कितने नए नए फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, किसी के अंदर क्या फीचर है, किसी के अंदर क्या फीचर है। अगर इस तरीके के कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप लगातार अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं करेंगे तो लोगों के बदलते हुए टेस्ट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट कब फेल हो जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। बेस्ट एग्जांपल इसका वापस से मैं लेता हूं नोकिया का। नोकिया के फोन एक टाइम पे बहुत ज्यादा तरीके से चला करते थे, लेकिन नोकिया ने इनोवेशंस और इन्वेंशंस में कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाया। इससे सैमसंग, ओप्पो, वीवो इन्होंने मार्केट पे ज्यादा कवर कर लिया और अभी नोकिया हमें कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो लगातार बिजनेस के अंदर आपको इनोवेशंस करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जो टेस्ट है, लोगों की जो प्रेफरेंस है वो डेली बेसिस पर बदलती जा रही है। क्लियर है या नहीं है? आप खुद एक बार सोच के देखिए कि आप एक ही रेस्टोरेंट में बार बार खाना खाने जाते हैं क्या? नहीं, आप लगातार क्या सोचते हैं कि नहीं आज दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं, आज एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, आज एक दूसरी जगह पे एक्सप्लोर करते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल का टेस्ट बदलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास ये फोन है, आज ये फोन खराब हो जाएगा तो मैं क्या कल वापस से यही फोन खरीदूंगा? नहीं, मैं दूसरे फोन खरीदूंगा, क्योंकि टेस्ट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, समय के साथ साथ लोगों की डिमांड बदल रही है। हाँ या ना बेटा? तो इसलिए हमें बिजनेस के अंदर लगातार इनोवेशंस भी करने पड़ते हैं ताकि हम इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? इनोवेशन कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थर्ड देखिए बेटा क्या है, थर्ड है बेटा ऑब्जेक्टिव मार्केट स्टैंडिंग, यानी कि मार्केट के अंदर एक पोजीशन क्रिएट करना। क्या करना बेटा? मार्केट के अंदर एक पोजीशन क्रिएट करना। बेटा देखिए, नाम तो कोई भी बना लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप समझना बेटा इस बात को। नाम तो कोई भी बना लेता है, उस नाम को, उस इमेज को मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क। जैसे हम कहते हैं ना कि गाड़ी तो आप कोई सी भी लेके आ जाओ, गाड़ी को मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। मैं गाड़ी तो लेके आ गया 20 लाख रुपए की, लेकिन वो घर पे ही खड़ी रहती है, उसे महीने में मैं सिर्फ एक ही बार चलाने के लिए निकालता हूँ, बाकी उस पर सिर्फ कवर ढका हुआ है, वो कभी बाहर ही नहीं निकलती है, एकदम घर में ही खड़ी हुई है, तो मैं उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो किसी चीज को लेकर आना वो एक सिंपल बात है, लेकिन उस चीज को मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क है। वैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो हर फाइनेंशियल ईयर में आप उस प्रॉफिट को बराबर या बढ़ाते हुए कमाते जाएं। ये मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एनवायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, लगातार बदलता रहता है। तो प्रॉफिट कमाना आसान है, उस प्रॉफिट के रेशियो को लगातार बढ़ाना मिनिमम रिस्क के साथ, मिनिमम लॉस के साथ, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है? मार्केट स्टैंडिंग का मतलब यह है कि आपने बिजनेस खोला है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने प्रोडक्ट की या आपको अपने कंपनी की ब्रांडिंग पे भी काम करना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा, आपको ब्रांडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आपको मार्केट में एक स्टैंडिंग पोजीशन लेके आनी होगी। हाँ या ना? अच्छा सर ये कैसे करेंगे? तो लगातार अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया करना है जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ही तरीके का प्रोडक्ट बार बार मार्केट में सेल करते रहेंगे और कोई दूसरा नया इनोवेशन या टेक्नोलॉजी लेके आ गया, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो अगर आपको अब इस मार्केट में टिके रहना है, लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करना है और साथ के साथ आपको ब्रांड वैल्यू भी बिल्ड करनी है,
तो आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट को नई तरीके से दिखाना होगा, उसमें बदलाव करने होंगे, लोगों की डिमांड को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उसकी क्या देनी पड़ेगी बेटा, सप्लाई देनी पड़ेगी। यानी कि लगातार आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट की स्टडी करके अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बिल्ड होगी और तब जाके आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक लंबे समय तक अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? इसे हम कहते हैं मार्केट स्टैंडिंग। तो ये भी एक थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा होता है। एंड द फोर्थ वन इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ वन इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको समझिए बेटा, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेटा, देखिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेटा, देखिए कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी इंडस्ट्री किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उस बिजनेस को रन करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रिसोर्सेस होते हैं या जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो हम सोसाइटी से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन लेबर है, कहां से मिल रही है? सोसाइटी से मिल रही है, रिसोर्स से। मान के चलिए हम जैगरी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो शुगर केन उसके लिए रॉ मटेरियल है, हम कहां से ले रहे हैं? सोसाइटी से ले रहे हैं। हाँ, किसान से ले रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, लेकिन वो भी सोसाइटी का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उस बिजनेस को रन करने के लिए जो रिसोर्सेस यानी कि जो संसाधन है या जो रॉ मटेरियल्स है यानी कि जो कच्चा माल है, वो हम लेते किससे है बेटा? सोसाइटी से लेते हैं। तो जाहिर सी बात है बदले में सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए। तो क्या सर ये मैंडेटरी है कि एज ए बिजनेस ओनर हमें सोसाइटी को कुछ लौटाना पड़ेगा? तो पहले के टाइम पे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो था वो सोसाइटी को देने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं था। यानी कि अगर आप चाहें तो सोसाइटी के लिए कुछ करें, अगर आप चाहें तो ना आप सोसाइटी के लिए कुछ भी ना करें। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? इसका आर्टिकल 135, ये बात ध्यान रखना, इसका आर्टिकल 135 क्या बोलता है बेटा? इसका आर्टिकल 135 बोलता है कि कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट है, क्या बात हो रही है कि कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट का 2% जो है, उस नेट प्रॉफिट का 2% जो है बिजनेस ओनर को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। क्या बोलते हैं इसको हम? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको हम बोलते हैं, CSR। दिख रहा है बेटा आपको? वापिस समझिए बेटा, हम बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन लेबर हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या टेक्नोलॉजी हो या रॉ मटेरियल्स हो। जैसे मान के चलिए मैं जैगरी का प्रोडक्शन कर रहा हूं यानी कि गुड़ का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो उसका रॉ मटेरियल होता है शुगर के, वो भी सोसाइटी से आ रहा है। तो जब हम रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेस सोसाइटी से लेते हैं तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी को भी बदले में कुछ दें। तो अब सवाल ये बनता है सर मैंडेटरी है क्या? पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 की आर्टिकल 135 क्या बोलता है कि कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट का 2% जो है आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च करना होगा। चाहे वो कोई डिजास्टर आया हो तो उसमें आपने डोनेट कर दिया हो, चाहे किसी गरीब बच्चों की आपने शिक्षा को फ्री में स्पॉन्सर कर दिया हो, या गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया हो, या किसी ऑर्फनेज को डोनेट कर दिया हो, मतलब आपको सोसाइटी के लिए 2% अपने नेट प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा बेटा? सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ेगा। ये चीज बोलती है कंपनीज एक्ट 2013 की आर्टिकल 135। यानी कि इस आर्टिकल 135 के तहत मैंडेटरी हो गया है कि हर बिजनेस ओनर को अपने नेट प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना होगा ही होगा। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? क्यों? क्योंकि हम रिसोर्सेस और रॉ मटेरियल सोसाइटी से लेते हैं, तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी को भी बदले में कुछ ना कुछ दे के जाए। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है चीजें? ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे 4 ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ देखिए बेटा, फिफ्थ क्या है हमारा? प्रोडक्टिविटी। फिफ्थ देखिए बेटा हमारा क्या है? प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी में क्या है? प्रोडक्टिविटी का मेन एम क्या होता है? हर बिजनेस ओनर ये चाहता है कि कम से कम रिसोर्सेज खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल के आए। शुगर केन का बेस्ट एग्जांपल होता है, गन्ने का जूस कभी भी पीने जाओ तो एक ही गन्ने को इतना निचोड़ा जाता है, इतना निचोड़ा जाता है कि उसमें से एक एक बूंद वो दुकान वाला निकाल लेता है। वो कर रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि उस शुगर केन को उसने इतना यूटिलाइज किया कि उसमें से एक बूंद भी बचती है अगर रस की, तो वो भी वो ग्लास में निकाल देता है। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और इसे ही हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो बिजनेस ओनर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्टिविटी में?
कि मिनिमम इनपुट इस्तेमाल हो। क्या हो बेटा? मिनिमम इनपुट लगे, यानी कि इनपुट कम से कम आए और आउटपुट ज्यादा आए, मैक्सिमम आउटपुट आए। इसे हम कह सकते हैं कि बिजनेस ओनर का एक मेन ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि वो रिसोर्सेस का क्या करे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। क्या करे बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो क्लियरिटी बढ़ा लेना बेटा, ना वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब आप मिनिमम आउटपुट इनपुट के साथ, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, सस्टेनेबल रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं, तो तब जाके आपकी क्या बढ़ेगी बेटा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इसे हम एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। हाँ या ना? एफिशिएंसी का मतलब यही तो होता है, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेके आना, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेस का। इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस ओनर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। कैसे बढ़ाएगा? मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेके आए, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे रिसोर्सेस का, एफिशिएंसी रखते हुए वो क्या करे? रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज वर्कर्स डेवलपमेंट। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज वर्कर्स डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, बिजनेस के अंदर वर्कर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो लेबर आपके यहां पे सबसे ज्यादा काम कर रही है। अगर आप सर्विस सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं तो भी वहां पे ह्यूमन रिसोर्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और बिना वर्कर्स के ध्यान रखे बिना आप ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूं और वर्कर्स का मैं एक्सप्लॉइटेशन करूं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि वर्कर्स से आप 12-12 घंटे काम करवा रहे हो, संडे को भी उसको ऑफ नहीं दे रहे हो, ना उससे कोई मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, ना ही उसके अच्छे काम पे उसे कोई इंसेंटिव मिल रहा है, सिर्फ आप उससे निचोड़े जा रहे हो, उससे काम पूरा करवाए जा रहे हो। तो मुझे सोच के बताओ, क्या वो वर्कर काम को सही ढंग से करेगा? क्या नहीं करेगा? कर रहा है तो मजबूरी में कर रहा है, परेशान होकर कर रहा है। दूसरा, जैसे उसे कोई अच्छा मौका मिलेगा वो आपकी कंपनी को छोड़ के जाएगा ही जाएगा। अब एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के जाएगा, दूसरा एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आएगा, तो उसे सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक वो सीखेगा तब तक वो समझ जाएगा कि इस कंपनी के अंदर मेरा एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वो भी कंपनी को छोड़ के भाग जाएगा। तो इन शॉर्ट समरी क्या है सर? समरी ये है कि बिना वर्कर्स का ध्यान रखे हुए, बिना वर्कर्स के डेवलपमेंट के आप ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको वर्कर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनकी नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जहां जहां पे उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए। जहां जहां पे उनको किसी चीज की नीड है तो वो नीड भी उनकी फुलफिल करी जाए, क्योंकि बिना वर्कर्स के डेवलपमेंट के आप ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। तो उनकी नीड्स और ट्रेनिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां जहां पे आपको लगता है कि एक वर्कर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वहां पे ट्रेनिंग उसे प्रोवाइड करवाओ। जहां जहां पे आपको लगता है कि एम्प्लॉयज के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वहां पे उसे जस्टिस प्रोवाइड करवाओ। क्योंकि अगर आप वर्कर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ आपके लिए काम नहीं करेगा। और अगर वो आपके लिए काम नहीं करेगा तो आपके कंपनी के गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। कंपनीज के गोल को अचीव करना है तो वर्कर्स को खुश रखना बहुत जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी बिजनेस। तो ये कुल 6 ऑब्जेक्टिव्स है बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट अर्निंग, सेकंड वन इज इनोवेशन, थर्ड वन इज मार्केट स्टैंडिंग, फोर्थ वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ वन इज प्रोडक्टिविटी, एंड द सिक्स्थ वन इज वर्कर्स डेवलपमेंट। सो दीज ऑल आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आई होप आपको ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई भी अगर आपको डाउट रहता है बेटा इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को जरूर छोड़ देना। हम वहां पे आपको 100% इन सवालों का जवाब देंगे। क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे का हमारा आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो कि क्या है? बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए बेटा ये वाला टॉपिक अब हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है बेटा? आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि दीज ऑल आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या है बेटा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
ये मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न प्रॉफिट। ये वो एक्टिविटीज होती है जो इसलिए परफॉर्म करी जाती है ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। सो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है, दीज ऑल आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन अब इस टॉपिक के अंदर हम इसके बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, कि आखिर हम किन बेसिस पे इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, कि हम किन चीज पे से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे बिजनेस। एक सेकेंड बेटा, मैं इसके अंदर थोड़ा इंक पुट कर लूं। चलिए बेटा, देखिए कंपैरिजन तो हमने देख लिया। अब हम समझेंगे बिजनेस। बिजनेस क्या है, फिर हम देखेंगे प्रोफेशन, और देन हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट। ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बेटा, है ना, ये बात ध्यान रखना। ये सारी की सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, वो हमने यहां पे लिखा है कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टैब्लिशमेंट, मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कि इनको स्टैब्लिश करने से पहले क्या क्या चीजें होती है, यानी कि इनको स्टैब्लिशमेंट करने के लिए क्या क्या शर्तें लगती है। पहला कंपैरिजन हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, प्रोफेशन को स्टार्ट करने से पहले और एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बिजनेस में देखिए, बिजनेस में हमें लगती है बेटा लीगल फॉर्मेलिटीज। देखिए इसको समझिए, ये तो बात की बात है, लीगल फॉर्मेलिटीज। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप रन करनी है, पार्टनरशिप रन करनी है, या कंपनी आपको फॉर्म करनी है। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप रन करनी है, मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस रन करना है जिसमें आप अकेले मालिक हो, या कोई दुकान वगैरह हो गई, कोई चाय की दुकान है, कोई स्टेशनरी की शॉप है, कोई बेकरी की शॉप है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में आती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दुकान खोलनी है तो आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां पे भी कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज लगेगी। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करना चाहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हो, तो आपको एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म करनी पड़ेगी, वो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये मैं आपको आगे फर्दर चैप्टर्स में बताऊंगा। अभी आप एक मोटा माटी आइडिया समझ लीजिए। कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी है तो आपको आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो वो भी एक लीगल फॉर्मेलिटी है। तो जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस आप परफॉर्म करना चाहते हैं, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है। तो बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है, चाहे फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या कंपनी हो, या कोई अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। जिस भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को आप परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको स्टैब्लिश करने से पहले आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज से होकर गुजरना पड़ता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना कंपलसरी है। क्लियर है बेटा? चलिए, अब प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी एक प्रोफेशनल बॉडी, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए करते हैं तो आईसीएआई, अगर आप सीएस करते हैं तो आईसीएसआई। अभी सब समझाता हूं, देखो। प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले, प्रोफेशन जैसे डॉक्टर आप बन गए, लॉयर आप बन गए, सीए आप बन गए चार्टेड अकाउंटेंट, या सीएस आप बनेंगे कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उसकी एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी की। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस की डिग्री कर लेता है, तो उसको डॉक्टरी करने का लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि उसे
मेडिकल काउंसिल की प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट की आगे जाके तैयारी करते हैं, आपने सारे चार्टेड अकाउंटेंट के पेपर्स निकाल लिया, सीपीटी निकाल लिया, आईपीसीसी निकाल लिया, सीए फाइनल भी आपने निकाल लिया, देन उसके बाद आपको अपने सारे रिजल्ट को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भेजने पड़ेंगे। जब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो आपको मेंबरशिप दे देंगे कि हाँ आप इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर बन चुके हैं, और तब जाके आप अपने नाम के आगे CA लगा पाएंगे, जैसे CA इंजमाम खान या CA XYZ कोई भी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा आपको? तो प्रोफेशनल को स्टार्ट करने से पहले, प्रोफेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको किसी पर्टिकुलर उससे रिलेटेड प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको एडवोकेट बनना है, यानी कि आप हाई कोर्ट में एडवोकेट लॉयर बनना चाहते हो, तो आपको बार काउंसिल का पेपर निकालना पड़ेगा। बार काउंसिल का पेपर निकालने के बाद आप बार काउंसिल को अपना रिजल्ट सेंड करेंगे, और बार काउंसिल उसको वेरीफाई करके आपको मेंबरशिप देगी बार काउंसिल की। तब जाके आप क्या कर पाएंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा वकालत करने का, और तब जाके आप क्या कर पाएंगे बेटा, एज ए वकील केस वगैरह लड़ पाएंगे। तो आपको मेंबरशिप मिलती है प्रोफेशनल बॉडी की। सेम ऐसा ही सीए बनने पे भी होता है, सेम ऐसा सीएस बनने पे भी होता है। आपको अपने सारे रिजल्ट्स को इन पर्टिकुलर बॉडीज को सेंड करना पड़ता है, उसके बाद वो उसे वेरीफाई करके आपको मेंबरशिप प्रोवाइड करवाती है। तो प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कोर्स की प्रोफेशनल बॉडी से क्या लेनी पड़ती है बेटा, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अब एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने से पहले क्या मिलना चाहिए, तो ये सिंपल है, अपॉइंटमेंट लेटर। जिस भी कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं, अगर उसमें आपका टेस्ट हुआ है तो टेस्ट देने के बाद, डेमो हुआ है तो डेमो देने के बाद, या इंटरव्यू हुआ है तो इंटरव्यू देने के बाद, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो कंपनी के जरिए आपको क्या मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। और ये अपॉइंटमेंट लेटर ही प्रूफ होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट इस डेट को हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, वो आपको टेस्ट के बेसिस पर जांच कर रही है, या डेमो के बेसिस पर आपको चेक कर रही है, या इंटरव्यू के बेसिस पर अगर आपको चेक कर रही है। इंटरव्यू पास हो जाता है, कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देती है कि इस फला फला डेट से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या रहेगा एम्प्लॉयमेंट का बेटा, अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट चालू हो चुका है। प्रोफेशन के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी की, और बिजनेस के अंदर आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पास करना पड़ेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। क्लियर बेटा, चीजें क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए बेटा, अब आएगा दूसरा, नेचर ऑफ वर्क। यहां पे काम क्या रहता है, दूसरा मोड ऑफ कंपैरिजन क्या है, नेचर ऑफ वर्क, कि यहां पे हम काम क्या करते हैं। बिजनेस के अंदर जाहिर सी बात है किसी ना किसी गुड्स का आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, या कोई ना कोई आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो। बात समझ में आई या नहीं आई? नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर काम की प्रवृत्ति क्या होती है, आप काम क्या कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ वर्क का मतलब यहां पे क्या है, बिजनेस के अंदर या तो आप किसी ना किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, कोई ना कोई सामान बना रहे होंगे, या कोई ना कोई आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे होंगे। तो ये दोनों ही बिजनेस का नेचर है, ये दोनों ही बिजनेस की क्या है बेटा, वर्क है। बात समझ में आई या नहीं आई? प्रोफेशन में आप क्या करते हैं बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई गुड्स सेल नहीं करता है, आप उसको कुछ फीस देते हैं, वो बदले में आपको दवाएं लिख के देता है, और उन दवाओं को खाने से आप सही हो जाते हो, वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। लॉयर के पास जाते हैं, कोई केस वगैरह हो जाता है तो वो केस आपको जिताता है, वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। किसी कोचिंग में आप एडमिशन लेते हैं, वो कोचिंग वाला आपको पढ़ा रहा है तो वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? तो प्रोफेशनल जो पर्सन होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। यहाँ पे किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती है, बल्कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बोलेंगे आप सर एम्प्लॉयमेंट में क्या वर्क होता है, तो वो लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे मान के चलिए कि आप इन फ्यूचर किसी कंपनी के अंदर नौकरी करने जाएंगे, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि इस नौकरी में सेलेक्ट होने के बाद आपको ये काम करना पड़ेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होगा कि सेल्स आपको देखनी पड़ेगी, या मार्केटिंग का काम आपको देखना पड़ेगा, या सोशल मीडिया आपको संभालना पड़ेगा, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इस टाइम पे ये काम करना है। तो इस एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, वो कंपनी टू कंपनी क्या करेगा बेटा, वेराई करेगा, क्योंकि हर कंपनी की डिमांड अलग होती है, हर कंपनी इस हिसाब से रिक्रूटमेंट करती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या काम करना है, कैसे करना है। क्लियर? तो नेचर ऑफ वर्क में क्या आएगा, बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा होता है, प्रोफेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको लिख दिया जाएगा, और एक कंपनी टू कंपनी क्या करेगा, वेराई करेगा। ठीक है? तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस को रन करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए।
कोई भी बिजनेस रन कर सकता है, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखना, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, हर एक इंडिविजुअल बिजनेस को रन कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। लेकिन हाँ, प्रोफेशन को अगर आपको परफॉर्म करना है तो यहां पे आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। भाई मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, बात समझ रहे हैं? डॉक्टर का काम क्या होता है? सर्जरी वगैरह करना, वो मैं तो नहीं कर सकता, मुझे उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और एक्सपर्ट में कैसे बनूंगा? एक्सपर्ट में बनूंगा किससे बेटा? ट्रेनिंग से। और ट्रेनिंग मुझे कब मिलेगी बेटा? जब मैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड क्या करूंगा? कोर्स करूं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं बेटा, वो ऑडिटिंग का काम करते हैं। ऑडिटिंग का काम वैसे ही थोड़ी कर लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं इस मुद्दे पे। डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता ना, उसके लिए उसको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एमएस करनी पड़ेगी, मास्टर इन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो प्रोफेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्सपर्टीज चाहिए आपको अपने काम में और ट्रेनिंग चाहिए। तो यहां पे इन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, आपको अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर प्रॉपर ट्रेंड होना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता उसको, आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रोफेशन को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? और यहां पे क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो यहां पे एम्प्लॉयर कौन होता है बेटा? जो नौकरी आपको दे रहा है। और एम्प्लॉय कौन होता है? जो नौकरी रिसीव कर रहा है। एम्प्लॉयर का मतलब जो नौकरी दे रहा है, और एम्प्लॉय का मतलब होता है जो नौकरी पा रहा है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो ये भी कंपनी टू कंपनी वेराई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने वैकेंसी निकाली कि हमें एक बिजनेस स्टडीज का टीचर चाहिए जिसने मास्टर्स कर रखी हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लस उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन उस कंपनी ने निकाली। अब उस क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल करते हो तो आप उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप उस क्वालिफिकेशन के लिए फुलफिल नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है आप क्वालिफिकेशन की वजह से क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो ये जो क्वालिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये कंपनी टू कंपनी क्या करेगा? वेराई करेगा। पोस्ट टू पोस्ट क्या करेगा? वेराई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अकाउंट्स का टीचर चाहिए तो आप अकाउंटेंसी के अंदर मास्टर्स डिग्री मांगेंगे। उसमें अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप 5 साल का एक्सपीरियंस भी लिखेंगे। अगर आप साथ के साथ ये लिखेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये भी आप क्वालिफिकेशन के अंदर मेंशन करेंगे। तब जाके एक इंडिविजुअल उसे पढ़ेगा और उसे लगेगा कि हाँ, ये सारी क्वालिफिकेशन मैं फुलफिल करता हूं, देन वो जाके उस जॉब के लिए क्या करेगा? अप्लाई करेगा। तो यहां पे जो क्वालिफिकेशन होती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो एम्प्लॉयर के जरिए इशू करी जाती है, और ये कंपनी टू कंपनी, पोस्ट टू पोस्ट क्या करेगी बेटा? वेराई करेगी। क्लियर? ठीक है। अब फोर्थ क्या है? रिवॉर्ड। क्या मिलता है काम करने के बाद? तो बिजनेस के अंदर मिलता है आपको प्रॉफिट। हाँ, लॉस होने की चांसेस भी होते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रोफेशन के अंदर आपको क्या मिलेगी? एक प्रोफेशनल फीस। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे 200-300 रुपए चार्ज करता है और बदले में हमें दवाएं लिख के दे देता है, तो वो प्रोफेशनल फीस या कंसल्टेशन फीस हमसे चार्ज करता है। और अगर आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो या तो आपको सैलरी मिलेगी या फिर आपको क्या मिल रहे होंगे बेटा? वेजेस मिल रहे होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? अच्छा, कमेंट में लिख के बताना कि सैलरी और वेजेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस? मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सैलरी और वेजेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो रिवॉर्ड, बिजनेस के अंदर क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट। प्रोफेशन के अंदर आप एक प्रोफेशनल फीस और वी कैन से दैट कंसल्टेशन फीस आप चार्ज करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको क्या मिलती है? सैलरीज या वेजेस आपको मिलते हैं जो एम्प्लॉयर के जरिए आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, कैपिटल। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? कैपिटल। कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसमें कितनी रहती है? तो जाहिर सी बात है बिजनेस के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, लेकिन डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर और साइज क्या है। डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। भाई आप किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपके बिजनेस का साइज क्या है। भाई स्मॉल स्केल बिजनेस है तो कम कैपिटल आपको चाहिए होगी, यानी कि कम पैसा आपको चाहिए होगा बिजनेस को रन करने के लिए। और बड़ा बिजनेस है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी बिजनेस को रन करने के लिए। क्लियर? प्रोफेशनल के अंदर आपको लिमिटेड कैपिटल चाहिए। भाई अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको क्या क्लिनिक खोलनी है, इक्विपमेंट्स लेके आने हैं, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको अरबों करोड़ों में कैपिटल चाहिए। लिमिटेड कैपिटल में आपका काम आ जाएगा। क्लिनिक ओपन करनी है, कोई इक्विपमेंट्स लेके आने हैं, कोई किताबें लेके आनी है, कुछ प्रैक्टिस के आपको टूल्स वगैरह लेके आने हैं, तो वो चीजें आप प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल के साथ कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहां पे आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं,
तो दूसरा ही आपको सारे कैपिटल प्रोवाइड करवा देता है, आपको यहां पे किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दूसरी किसी कोचिंग में पढ़ाने जाना है तो मैं अपने घर से मार्कर लेके नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर से बोर्ड लेके नहीं जाऊंगा। ये बोर्ड और ये मार्कर और ये सिस्टम जो है मुझे वो कंपनी प्रोवाइड करवाएगी जिसने मुझे नौकरी पे रखा है। समझ नहीं समझ रहे? आज मैं किसी दूसरी कोचिंग के अंदर अगर पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है उस कोचिंग में पढ़ाने के लिए मुझे मार्कर और बोर्ड अपने घर से नहीं लेके जाना पड़ेगा, ये कैपिटल मुझे वो ही प्रोवाइड करवाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्रोफेशन के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन लिमिटेड, और बिजनेस के अंदर डिपेंड करता है कि बिजनेस की साइज क्या है या बिजनेस का नेचर क्या है, आप किस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं, आपके बिजनेस की साइज क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। इज दैट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, और आ जाएगा बेटा आपका एक 6th पॉइंट, रिस्क। रिस्क किसमें कितना रहता है, ज्यादा रहता है या कम रहता है? तो रिस्क क्या है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। बिजनेस है तो रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है। जैसा कि हमने क्या कहा था बेटा कि बिजनेस होगा तो रिस्क होगा ही होगा। अगर आप रिस्क से घबराते हैं तो बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। बिजनेस अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहां पे प्रेजेंट रिस्क होता ही होता है। यहां पे मिनिमम या सम रिस्क होता है, मिनिमम। क्योंकि देखिए क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं बेटा, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हर साल कितने बनते हैं, बहुत ही मिनिमम। कंपनी सेक्रेटरी हर साल कितने लोग बनते हैं, बहुत ही मिनिमम लोग। एमबीबीएस या मेडिकल का एग्जाम बहुत कितने कितने लोग निकालते होंगे, बहुत ही कम। तो जाहिर सी बात है यहां पे रिस्क होता है लेकिन बहुत ही लिमिटेड रिस्क होता है। आप बहुत कम ऐसा सुनेंगे कि कोई डॉक्टर बेरोजगार घूम रहा है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अनएम्प्लॉयड घूम रहा है या कोई कंपनी सेक्रेटरी के पास काम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इनके पास क्लाइंट्स, कस्टमर्स या पेशेंट्स अपने आप आते हैं क्योंकि इनका प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो इनके पास क्लाइंट्स और वी कैन से दैट कस्टमर्स और वी कैन से दैट पेशेंट्स वो अपने आप आते हैं। तो प्रोफेशन वाले सिस्टम के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर रिस्क जो होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। और यहां पे कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि यहां पे आपने कोई कैपिटल नहीं लगाई है, आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां पे आपका कोई रिस्क नहीं है। जो नुकसान होगा वो कंपनी का होगा। क्लियर है बेटा? ये बात ध्यान रखना है। और लास्ट आपको इसमें ध्यान रखना है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो बिजनेस आप रूल कर रहे हैं, बिजनेस आप रन कर रहे हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप बनाएंगे। तो यहां पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है बिजनेस के अंदर रन करने का। हाँ, अगर आप किसी ऐसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे सोसाइटी पे नुकसान भी जा सकता है तो हाँ, उसमें कुछ नियम एंड कानून अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर अपन मोटा माटी समझे तो बिजनेस के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, आप अपने हिसाब से इसके अंदर काम कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम प्रोफेशन की बातचीत करें तो यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यहां पे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टर बनने के बाद आपको एक शपथ, एक ओथ दिलाई जाती है कि आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के हर एक पेशेंट का अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये ओथ वगैरह आपको दिलाई जाती है। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद भी आपको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है जो ICAI के जरिए इशू किया गया है। CS बनने के बाद भी आपको ICSI के जरिए जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया गया है उसको फॉलो करना पड़ता है। यहां पे आप अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? और एम्प्लॉयमेंट में भी क्या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं? हाँ, लेकिन वो बनाए किसके जरिए जाते हैं, एम्प्लॉयर के जरिए। मतलब जो नौकरी दे रहा है उसके जरिए ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं और ये हर एक कंपनी टू कंपनी क्या करते हैं, वेराई करते हैं। जैसे 10 बजे ऑफिस आना है, ऑफिस से बाहर निकलने का समय 7 बजे है, 1 घंटे का लंच होगा, ये यूनिफॉर्म पहन के आना है, इस काम को इस तरीके से करना है, क्लाइंट से इस तरीके से बातचीत करनी है, कस्टमर से इस तरीके से बातचीत करनी है, कंपनी के अंदर ये चीजें ना करें, कंपनी के अंदर ये चीजें करनी है। ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयर्स के जरिए बनाए जाते हैं जो नौकरी दे रहे हैं। तो यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट जो है एम्प्लॉयर के जरिए दिए जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है, यहां पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी की, और यहां पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। काम क्या होता है, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, प्रोफेशन के अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि आपको क्या काम करना है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पे आपको एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और यहां पे क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर के जरिए बताई जाएगी जो नौकरी आपको दे रहा है। रिवॉर्ड में बिजनेस के अंदर क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन के अंदर आप एक प्रोफेशनल या कंसल्टेशन फीस चार्ज करते हैं, और इसके अंदर आपको सैलरी और वेजेस मिलती है। कमेंट सेक्शन में बताओ सैलरी और वेजेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
कैपिटल क्या होती है? तो बिजनेस में कैपिटल जो है बिजनेस के नेचर और साइज के हिसाब से बदलती रहती है। यहां कैपिटल लिमिटेड लगेगी, अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है, और यहां पे कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। रिस्क अगर हम देखें तो बिजनेस में रिस्क होता है, यहां पे कुछ ही रिस्क होता है और यहां कोई रिस्क नहीं होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं। प्रोफेशन के अंदर आपको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे जो आपकी पर्टिकुलर ऑथराइज बॉडी ने इशू किए हैं, और यहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एम्प्लॉयर के जरिए इशू किए जाते हैं। सो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, क्लास 11 चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने 2 टॉपिक समझने की कोशिश करी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं बेटा तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्रारंभ सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू आपके लिए चलती रहेगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ लेके आएंगे। तो जुड़े रहना है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट के साथ, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे सिर्फ पढ़ाई होती है, कोई फालतू की तमाशा नहीं है, कोई फालतू की यहाँ पे बातें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।